ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 35 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और 2019 की बुक के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन नंबर 35 है। चैप्टर हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना, आप सुनना ध्यान से। रीटा एंड शोभा आर पार्टनर्स इन अ फर्म फैंसी गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ऑन 1st अप्रैल 2020 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज, आपको बैलेंस शीट दी हुई है, कैश दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, बुक डेट्स दिए हुए हैं, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करे हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, और एक जो है 2020 में एक चीज़ और इसमें जोड़ दी है, लोन टू शोभा, जो कि 2019 की बुक में नहीं है। लोन टू शोभा 10,000 रुपीज़। ऐसी लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रीटाज लोन। रीटाज लोन जो है 2019 की बुक में 15,000 लिखा हुआ है, लेकिन 2020 की बुक में ये 25,000 कर दिया है। तो दोनों साइड 10-10 हज़ार रुपये एसेट और लाइबिलिटी साइड में बढ़ा दिए हैं। उसके बाद है रिजर्व 24,000, और फिर कैपिटल अकाउंट है रीटा और शोभा के 90,000 और 30,000, मतलब टोटल 1,20,000। ठीक है जी। उसके बाद जो है एडजस्टमेंट दी हुई है, लिखा है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट गिवन अबव, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। तो वो ट्रांजैक्शंस क्या क्या दी हुई हैं ज़रा मैं पढ़ के बता रहा हूँ। और अब मैं जो एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनना, और अगर कुछ चेंज होगा आपके 2020 की बुक में तो मुझे ज़रूर बीच में टोक देना। लिखा है रीटा टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। फिर लिखा है बुक डेट्स रियलाइज्ड 54,000। Balance of the stock was sold at a profit of 30% on cost. C part लिखा है sundry creditors were paid out at a discount of 10%. Hello, sundry creditors were paid out at discount of 10%. Bills payable were paid in full. Plant and machinery realized 75,000. Land and building rupees 1,20,000. अब E part लिखा है Rita took the goodwill of the firm at a value of 30,000. फिर F पार्ट लिखा है an unrecorded asset of 6,900 has was handed over to an unrecorded liability of 6,000 in full settlement. उसके बाद लिखा है realization expenses were 5,250। और आपसे क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये पूरा क्वेश्चन है आप लोगों के इसमें। आई थिंक सिर्फ वो जो 10,000 एसेट और लाइबिलिटी साइड में जो 10-10 हज़ार रुपये बढ़े हैं, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है पूरे क्वेश्चन में, ना एडजस्टमेंट में कहीं पे चेंज है ना कुछ। तो अब हमें ये क्वेश्चन करना है, तो इसको आप लोग ज़रा ध्यान से देखें ज़रा। तो हमें जो बनाना है पहले उसको हम यहाँ बना लेते हैं। क्या क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया अपना रियलाइजेशन अकाउंट। इतना बना लेते हैं। ये हो गया अपना रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हमारे पास दो पार्टनर हैं, और दो पार्टनर के नाम है आर और एस। मैं आर और एस से अब इसको डिनोट कर रहा हूँ, रीता शोभा, और ये रीता शोभा। और अब यहाँ बनाते हैं बैंक अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में भी देखो कैश और बैंक दोनों दिया हुआ है, तो हम कैसे करते हैं, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि कैश और बैंक दोनों दे रखा हो तो हम बैंक अकाउंट बनाते हैं, और कैश अकाउंट का क्या करते हैं वो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, अभी दोबारा भी इसमें हम कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया अपना बैंक अकाउंट। और अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म वाले चैप्टर में हमारा पहला स्टेप होता है जितनी एसेट्स हैं उनको जहाँ जहाँ वो जानी है जिस अकाउंट में, वहाँ उसको डाल देंगे। तो सबसे पहले है कैश। तो कैश मैंने आपको बताया था बैंक अकाउंट में चला जाता है, तो एक लाइन छोड़ के हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब जितना हमारे पास कैश था
₹6000 वो हमने बैंक में जमा करा दिया। उसके बाद अगला लिखा है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट जो है वो तो इसका लेजर ही बन रहा है, तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। तो बैंक जो है वो कितना है 30,000 ₹30,000 30,000 आ गया। अब उसके बाद अगला है स्टॉक, तो ये सब आप लोगों को पता है रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है, तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट में इसको लिखूंगा टू सन्ड्री एसेट्स। सबसे पहले आ गया स्टॉक। स्टॉक का जो अपना अमाउंट है वो है 75,000 ₹75,000। उसके बाद स्टॉक के बाद है बुक डेट्स। बुक डेट्स मतलब डेटर को कहते हैं बुक डेट्स। तो बुक डेट्स जो है वो कितने दिए हुए हैं? बुक डेट्स आपको दिए हुए हैं ₹66,000। ₹66,000। उसके बाद दिया हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ, तो यहाँ मैं लिखूंगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, और इसमें सबसे पहले लिखता हूँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है ₹6,000, तो मैंने ये ऐसे लिख दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी भी यहाँ आएगा, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जो हमें दिया हुआ वो दिया हुआ ₹45,000, ₹45,000। और एक दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो आपको दी हुई है 48,000। तो मेरे ख्याल एसेट साइड कंप्लीट हो गई, कुछ नहीं बचा एसेट साइड में, तो इसका टोटल हम बाद में करेंगे। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में, सेकंड स्टेप। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये यहीं आ जाएगा सन्ड्री लायबिलिटीज में, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए अपने 75,000 ₹75,000। अच्छा एक चीज तो रह गई एसेट में, आप लोगों ने टोका नहीं मुझे, लोन टू शोभा। वो 2019 की बुक में नहीं लिखा हुआ ना, 20 में तो लिखा हुआ है लोन टू शोभा। तो कोई जरा बताएगा लोन टू शोभा का क्या करूं मैं, जरा बताओ लोन टू शोभा को क्या करूं? वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने शोभा को लोन दिया हुआ है। तो जरा बताओ क्या करूं? ठीक है जी, तो हमने क्या करा है, हमने पहले एडजस्टमेंट पढ़ी है ए, जिसमें लिखा था कि रीटा जो है वो अपने लोन के बदले स्टॉक ले रही है 25%, जो स्टॉक है वो ले रही है, लेकिन 20% डिस्काउंट पे। तो इसका मतलब वो 15,000 का लोन ले रही है, मतलब ₹15,000 का स्टॉक ले रही है और ₹25,000 हमारा लोन माफ कर रही है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पे? 25,000 है, 25,000 है, तो यहाँ क्या लिखूं? टू, एक तो जो हमें प्रॉफिट हुआ है टू रियलाइजेशन, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये 10,000 का प्रॉफिट कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में, है ना? और यहाँ जो 15,000 आएगा वो क्या लिखूंगा मैं? वो क्या लिखूंगा? वो भी रियलाइजेशन लिखूंगा, स्टॉक नहीं। क्यों? क्योंकि स्टॉक का नाम मैंने बदल के क्या कर दिया था? रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये स्टॉक लिया है 15,000 का, और 10,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? ये बात खत्म। और ये दोनों अमाउंट कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। रियलाइजेशन लिखा है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाय क्या लिखूंगा? आर्स लोन। आर्स लोन कितना लिख दूँ, दोनों का टोटल करके लिख दूँ, या अलग अलग लिखता हूँ? आप लोगों को मुझे कुछ समझाना है एक्चुअली, इसलिए आर्स लोन लिख दूंगा। एक तो हमने स्टॉक दिया है, कितने का स्टॉक दिया है? 15,000 का, और बाय आर्स लोन ये हमें हुआ है प्रॉफिट, क्योंकि 15,000 के लोन के बदले उसने 25,000 के लोन के बदले 15,000 का स्टॉक लिया है, इसलिए 10,000 का हमें हुआ है प्रॉफिट। क्लियर है ना? ठीक है जी, ये खत्म हो गई बात। अब बताओ आगे। अब अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। अगली एडजस्टमेंट लिखी है, हाँ जी, तो ये यहीं आता है, लायबिलिटी होती है ना, ये तो मैंने 2-3 बार बताया, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आई थी, और स्टार्टिंग में जब मैंने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट भी बनाया था उसमें भी बताया था कि हमारा जो डेटर है, डेटर एक्चुअल में है कितने के? 66,000 के। फिर 6,000 हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करे हैं, ₹6,000, और फिर हमारा जो डेटर्स हैं वो 60,000 के हैं, जो बैलेंस शीट में करा हुआ है। लेकिन अब तो हम पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हैं अपनी, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है? ये क्लियर है सबको? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है
कि हमें डाउट है कि हमारे 6,000 रुपए मारे जाएँगे। कन्फर्म नहीं होते, पर हमें डाउट है कि हमारे को डेटर्स जो है वो 6,000 रुपए नहीं देंगे। जो 66,000 के डेटर्स हैं, उसमें से 6,000 के डेटर हमें ऐसा लगता है डाउटफुल हैं वो, तभी तो नाम है इसका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। तो अब हम 6,000 का जो अपना जो प्रॉफ़िट है ना उसको पहले ही ब्लॉक कर देते हैं। देखो बैलेंस शीट में हमने क्या कर रखा है, डेटर्स में से 6,000 रुपए माइनस करे हैं और हमने 6,000 का जो एक हमको जो लॉस हो सकता है, उसके लिए हमने अपने प्रॉफ़िट पहले से ब्लॉक कर दिए 6,000 रुपए के। लेकिन एक्चुअल में तो लॉस हुआ नहीं और अब तो हम पार्टनरशिप फर्म भी बंद कर रहे हैं। तो हम पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हैं और अभी तक तो हमें लॉस हुआ नहीं। तो वो 6,000 रुपए जो हमने अपना प्रॉफ़िट ब्लॉक करा हुआ था, उसको रिलीज़ कर दिया हमने। तो जब हम प्रॉफ़िट रिलीज़ करेंगे या प्रॉफ़िट लिखेंगे, तो ये वाली साइड कौन-सी होती है? प्रॉफ़िट वाली साइड होती है ना, ये वाली साइड, ये वाली लॉस वाली साइड होती है प्रॉफ़िट वाली। तो हमने जो अपना प्रॉफ़िट ब्लॉक करा हुआ था 6,000 रुपए उसको रिलीज़ कर दिया। तो प्रॉफ़िट रिलीज़ कर दिया मतलब प्रॉफ़िट बढ़ गया हमारा, तो 6,000 रुपए प्रॉफ़िट वाली साइड में आ गया और डेटर्स पूरे लिखेंगे 66,000। वो तो अब हमें पता चलेगा ना जब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हैं। अब हम डेटर्स से पैसे माँगेंगे, तब देखेंगे कि डेटर्स पहले पैसे पूरे दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बट हमने जो 6,000 रुपए ब्लॉक करे हुए थे उसको हमने रिलीज़ कर दिया। उसको हमने कहा ये तो पहले 6,000 का प्रॉफ़िट बुक करो। ठीक है जी, क्लियर है? तो हाँ जी, अब मैं पढ़ता हूँ बी, पार्ट बी जो है एडजस्टमेंट का उसको पढ़ता हूँ। लिखा है बुक डेट्स रियलाइज्ड रुपीज़ 54,000। कह रहे बुक डेट देखो, अब जो देखो बुक डेट मतलब डेटर्स ही हैं। 66,000 के बदले देखो हमें कितने रुपए मिले हैं, सिर्फ 54,000। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और जहाँ-जहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो सारे लिखते रहेंगे। बुक डेट्स कितने हो गए? 54,000। और मैं फिर से लास्ट क्लास में बताया था, फिर से बोल रहा हूँ, हमें नहीं देखना कि 66 था आने थे और सिर्फ 54 आए हैं, तो हमें कितने का 12,000 का लॉस हो गया, ये हमें नहीं देखना, वो अपने आप ही रिकॉर्ड हो जाता है। मैंने हम लोगों को पहले बताया था, हमने लॉस वाली साइड पे लिखा है 66,000, प्रॉफिट वाली साइड में लिखा है 54,000। तो अपने आप 12,000 का लॉस आ तो गया, ये वाली साइड 66,000 से डेबिट करी हमने, ये 54,000 से क्रेडिट करी, तो अपने आप 12,000 का लॉस आ गया। तो ये हमें कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद अगला है, कह रहे हैं स्टॉक एट नहीं लिखा है, बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। कह रहे जो बाकी स्टॉक बचा था ना, कितना बचा था? 75% बचा होगा, है ना? हमारे पास स्टॉक था कितना? 75,000 था। उसमें से 25% तो हमने किसको? रीटा को दे दिया था। तो बाकी कितना बचा? 75%। बाकी कितना बचा? 75%। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो, 75,000 में से 18,750 माइनस कर दो, तो भी वही अमाउंट आएगा जो मैं अब निकालने वाला हूँ। 56,250 56,250 रुपए। कह रहे हैं जो बाकी का स्टॉक बचा था ना आपका 56,250 का, ये ये वाला जो स्टॉक है, ये आपने 30% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो इसका 30% कर दो, कितना होगा? 16,875, मतलब कि 56,250 प्लस 16,875, तो टोटल आपने इतने का भेज दिया, मतलब कि 16,875 के प्रॉफिट पे बेचा है। तो मतलब कॉस्ट आपकी इतनी थी, 16,875 का प्रॉफिट, तो टोटल आपने कितने में बेच दिया? 73,125। 5 7 5 12 1 1 2 3 8 3 11 1 6 6 12 13 1 6 1 7 73,125, ये आपने स्टॉक बेच दिया। तो स्टॉक भी यहाँ लिख देता हूँ कितने का? 73,125 ₹73,125 का स्टॉक बेच दिया। अब आगे पढ़ते हैं। आगे सी पॉइंट लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कह रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है ना, कितने के 75,000, उन्होंने हमें 10% डिस्काउंट दिया है। तो 10% डिस्काउंट दिया मतलब हमने उनको कितने पैसे वापस करे? 75,000 का 10% निकाल दो, कितना होगा? 7,500। और 75,000 में से 7,500 माइनस कर दो। माइनस करो ज़रा 75,000 में से 7,500, ये आएगा 67,500। तो ये हमने पे कर दिए टू बैंक अकाउंट। और सबसे पहले हमने पे करा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने रुपए में पे कर दिए? 67,500। ठीक है जी।
तो हमें जितने पे करने थे उससे 10% लेस पे कर दिए हमने, उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है। अब आप कहोगे सर डिस्काउंट में प्रॉफ़िट हो गया तो दिख तो रहा नहीं, दिख तो रहा है। हमने प्रॉफ़िट वाली साइड में लिखा है 75,000 रुपए और लॉस वाली साइड में लिखा है 67,500। तो अपने आप 6,750 से ही वाली साइड बड़ी नहीं हो गई? क्रेडिट आप ज़्यादा कर रहे हो, डेबिट कम कर रहे हो तो अपने आप प्रॉफ़िट आ गया। ठीक है जी? उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है? कह रहा है बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। कह रहा है जो बिल्स पेबल है उनको पूरा पे करा है। तो बिल्स पेबल को पूरा पे करा है तो आप भी पूरा पे करो। कितना है? 30,000, 30,000 रुपए पे कर दिए। उसके बाद आगे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 75,000। कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी जो है ना उससे हमें 75,000 रुपए मिले हैं, 75,000 रुपीज। उसके बाद अगला लिखा है, कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग से मिले हैं 1,20,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग से मिले हैं 1,20,000 रुपए, वो भी लिख दिए। और उसके बाद अगला लिखा है, कह रहे रीटा टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यू ऑफ 30,000। अब आप कहोगे सर यहाँ पर गुडविल तो लिखी नहीं। कोई बात नहीं, अनरिकॉर्डेड एसेट भी हो सकती है, गुडविल क्या पता उन्होंने लिखी ना हो, कुछ भी हो सकता है, हमें इससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन जो कह रहा है आप वो करते जाओ। क्वेश्चन में लिखा है कि भाई उन्होंने जो है ना गुडविल ली है कितने रुपए की, खरीदी है, रीटा ने खरीदी है 30,000 रुपए की। तो गुडविल खरीदी है रीटा ने, जर्नल एंट्री आप लोग बता सकते हो क्या होगी? जल्दी से बताओ, रीटा ने गुडविल खरीदी है, जर्नल एंट्री क्या होगी? रीटाज अकाउंट डेबिट या रीटाज कैपिटल अकाउंट डेबिट? रीटाज अकाउंट, रीटाज अकाउंट डेबिट या रीटाज कैपिटल अकाउंट डेबिट? रीटाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सोच लो। रीटाज कैपिटल अकाउंट तो मैं, रीटाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, रीटा का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो कहाँ लिखूँ मैं ये? यहाँ लिख दूँ ना इसका मतलब, रीटाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो आपने टू गुडविल अकाउंट करके, हाँ, बस यही तो बोलना था। गुडविल अकाउंट का बोलने का मतलब है आपने गुडविल अकाउंट ओपन कर दिया। और एक बात मैंने फिर से बार-बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने इस चैप्टर में अकाउंट खत्म करने हैं, नए अकाउंट नहीं खोलने, ठीक है? तो गुडविल एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी हमारी, इसमें कोई बात नहीं, चाहे अनरिकॉर्डेड हो, चाहे रिकॉर्डेड हो, हमें तो रियलाइज़ेशन अकाउंट से ही खत्म करना है। तो एंट्री जो हमारी होगी, वो होगी रीटा की जो कैपिटल है उसको कम कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू रियलाइज़ेशन अकाउंट। तो इसलिए रियलाइज़ेशन अकाउंट होगा क्रेडिट और यहाँ हम लिखेंगे बाय रीटाज़ कैपिटल अकाउंट। बाहर पहन लो बाबू, बाहर पहन लो जाओ। हाँ जी, बाय रीटाज़ कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं गुडविल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं वैसे मतलब टीचर को समझाने के लिए, हाँ भाई ये गुडविल क्यों करा है हमने। और कितने रुपए की खरीदी है उसने? 30,000, 30,000 रुपए, 30,000, ठीक है जी। उसके बाद एक चीज और लिखी है, अब इसको बड़े ध्यान से समझना। लिखा है एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6,900 was handed over to an unrecorded liability of 6,000 in full settlement। मुझे इसका बता दो, कौन बताएगा? रुको एक मिनट रुको, 2 मिनट बस, अभी लेके जाओ, बाहर चलाऊंगी। तो कुछ एंट्री तो होगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही एंट्री बताई है हिमांशु ने, बिल्कुल सही एंट्री, वेरी गुड। इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हिमांशु ने एंट्री कैसे बनाई मुझे जरा पहले बताओ। ठीक है, लेकिन फिर भी अमाउंट डिफरेंट है, उससे क्या फर्क पड़ता है क्या? फुल सेटलमेंट तो लिखा है। अच्छा, फर्क पड़ेगा।
कैसे पड़ेगा फ़र्क बताओ ज़रा? 900 का लॉस हो गया, लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आयुष की बात भी ठीक है कि सर हम इसमें रिकॉर्ड थोड़ी करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसकी मैं कहाँ करूँ जर्नल एंट्री इधर लिखूँ, इधर लिखूँ? रियलाइज़ ज़रा समझाओ मुझे रियलाइज़ेशन टू रियलाइज़ेशन। तो यहाँ करूँ एंट्री कि यहाँ करूँ? समझ नहीं आ रही मुझे बात, कन्फ्यूज़न हो रही है मुझे। तो लिखूँ क्या? टू क्या लिखूँ? मतलब आप कह रहे हो मैं एंट्री लिखूँ रियलाइज़ेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइज़ेशन अकाउंट और यहाँ पे भी रियलाइज़ेशन हाँ, तो हिमांशु आ गया है ना क्लास में? 1 मिनट हिमांशु भी है ना क्लास में? हाँ, हिमांशु भी है, ठीक है। हाँ, हिमांशु आप कह रहे थे रियलाइज़ेशन टू रियलाइज़ेशन तो आप कह रहे हो यहाँ लिख दूँ रियलाइज़ेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइज़ेशन और ब्रैकेट में जो कह रहे हो और यहाँ लिख दूँ बाय रियलाइज़ेशन टू रियलाइज़ेशन जो भी ब्रैकेट में कह रहे हो। आप सच से बताना, आप लोगों ने पढ़ा है कभी ऐसे 11th में आप मुझसे पढ़े हो, आयुष भी से भी पूछूँगा या प्राची पारुल भी जवाब दें, जिसका लेजर बनाते हैं क्या उसका नाम लिखते हैं हम कभी? कभी ऐसे एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट? फिर तो हिमांशु कह रहे हैं सर यहाँ टू रियलाइज़ेशन लिख दो, यहाँ बाय रियलाइज़ेशन लिख दो। रियलाइज़ेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइज़ेशन ना? फिर जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग तो फिर यही होगी ना टू रियलाइज़ेशन और बाय रियलाइज़ेशन, है ना? थोड़ा-सा गड़बड़ लग रहा है। तो पहले बिल्कुल सही जवाब दिया था हिमांशु ने बोला था कि सर इसकी जर्नल एंट्री ही नहीं होगी, बिल्कुल सही। क्योंकि रियलाइज़ेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइज़ेशन अकाउंट तो कोई एंट्री नहीं बनती। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डेबिट भी एक चीज़ हो जाए और क्रेडिट भी सेम चीज़ हो जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आप लोग अब मैं जो एक बात बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। जब भी डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म वाले चैप्टर में आप कोई भी एडजस्टमेंट आएगी और उसकी जर्नल एंट्री बनाने की कोशिश करोगे और उसका जवाब आपको ये मिले कि रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन चाहे अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट हो अमाउंट का मत कुछ करना अमाउंट का क्यों कुछ नहीं करते वो भी अभी बताऊंगा तो जब भी जर्नल एंट्री अगर आपके मन में ये आ गई कि सर इसकी जर्नल एंट्री तो ना ये बन रही थी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन जैसा कि हिमांशु ने इस एंट्री में जवाब दिया था तो आपने उस एंट्री को इग्नोर करना है आपने उस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देना है तो इसलिए इसमें जो एफ पार्ट है एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6900 वाज हैंडेड ओवर टू एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 6000 इन फुल सेटलमेंट इसको हम इग्नोर कर देंगे इग्नोर बस कुछ नहीं करेंगे इसका क्लियर हुआ आपको तो इसलिए क्योंकि रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन ये कोई जर्नल एंट्री ही नहीं बनती तो ये जर्नल एंट्री नहीं बनती तो आप इसको करोगे कैसे क्योंकि ये एक जर्नल एंट्री का एक रूल है भाई एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी तो और दोनों डिफरेंट अकाउंट होंगे सेम नहीं होंगे और जब हम ये जर्नल एंट्री बना रहे हैं तो एंट्री बनकर आ रही है रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन क्योंकि आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अगर खत्म करोगे तो वो तो डेबिट होगी और अनरिकॉर्डेड एसेट को खत्म करोगे तो वो क्रेडिट होगा और दोनों के नाम क्या है चाहे वो रिकॉर्डेड भी हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो अच्छा इस ये देख लेना यहाँ पर लिखा है अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मैं कह रहा हूँ ये रिकॉर्डेड भी होती ये अगर यही लिखा होता क्वेश्चन में कि सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स कह रहे हैं कि हमें पैसा मत दो प्लांट एंड मशीनरी दे दो तो उससे भी क्या हो रहा है हमारी ये रिकॉर्डेड है ना सन्ड्री क्रेडिटर्स तो रिकॉर्डेड है बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं तो एक लायबिलिटी कम हो रही थी और एक एसेट कम हो रही है अभी अनरिकॉर्डेड वाली को भूल जाओ ये तो अनरिकॉर्डेड है चाहे मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डेड भी हो आगे आएंगे भी ऐसे क्वेश्चन कहेंगे क्रेडिटर्स जो है ना वो कह रहे हैं हमें प्लांट एंड मशीनरी दे दो तो हमारे क्रेडिटर्स को हम प्लांट एंड मशीनरी दे देंगे तो हमारी एक लायबिलिटी कम हो गई और एक एसेट कम हो गई और चाहे अलग अलग अमाउंट से कम हुए हैं वो 75 है वो 45 है फिर भी हम इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे क्यों क्योंकि एक एसेट से एक लायबिलिटी कम हो गई है एसेट कम करोगे तो क्या करोगे टू रियलाइजेशन लायबिलिटी कम करोगे तो क्या करोगे रियलाइजेशन को डेबिट तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बन रही है रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन तो ऐसे केस में आप एंट्री नहीं करोगे और फिर आप कहोगे सर इसमें तो फिर अपने को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि क्रेडिटर्स हमारे कम हो रहे हैं 75,000 के और हमारी प्लांट एंड मशीनरी कम हो रही है 45,000 की तो आप देखो जब आप इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करोगे यहाँ क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं यहाँ प्लांट एंड मशीनरी लिखी हुई है और आपने नीचे यहाँ कोई एंट्री नहीं करी क्यों क्योंकि क्रेडिटर्स जो है प्लांट एंड मशीनरी ले जा रहे हैं और मैं कह रहा हूँ इसकी आप कोई जर्नल एंट्री मत करो तो आप कहोगे सर ये फिर 75 और 45 का तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ऐसे कैसे तो देखो क्या हो रहा है जब
सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000 के हैं और वो 45,000 की मशीन ले जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं अब हमें ₹1 मत दो। तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफ़िट हो रहा है? हाँ या ना? हमें हो रहा है 30,000 का प्रॉफ़िट। जब 75,000 के क्रेडिटर हमारी 45,000 की मशीन ले जा रहे हैं, तो हमें हो रहा है प्रॉफ़िट ₹30,000 का। और देखो, जब आप कोई जर्नल एंट्री नहीं करोगे इसकी, तो देखो क्या हो रहा है, आपने क्रेडिट साइड में, प्रॉफ़िट वाली साइड में कितने लिखे हुए हैं क्रेडिटर्स? ₹75,000। लॉस वाली साइड में मशीन कितनी लिखी हुई है? ₹45,000। तो अपने आप तो 30,000 का प्रॉफ़िट आ गया। 75,000 आपने प्रॉफ़िट में लिखा हुआ है, 45,000 लॉस में लिखा हुआ है, तो अपने आप 30,000 का प्रॉफ़िट नहीं आ गया? बिना कोई एंट्री करे। क्लियर हुई ये बात? तो ऐसी ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, चाहे ये कितने भी अमाउंट के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो रिकॉर्ड ही नहीं करे तो अब उसको आप टू रियलाइज़ेशन करके क्यों करोगे? क्लियर है आप लोगों को ये? हेलो, हेलो, क्लियर है? तो इसलिए आप लोग याद रखना, जब भी आपके मन में ऐसी एंट्री बने रियलाइज़ेशन टू रियलाइज़ेशन, तो आप लोगों ने एंट्री नहीं करनी उसकी, कहीं पे भी कुछ नहीं करना। तो अब मैं आता हूँ जी पार्ट पे। जी पार्ट बहुत आसान लिखा है रियलाइज़ेशन एक्सपेंसेस वर 5,250। तो रियलाइज़ेशन एक्सपेंसेस हुए हैं आपके, तो यहीं कर देता हूँ यहाँ पे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में रियलाइज़ेशन एक्सपेंसेस, और कितने हैं एक्सपेंसेस? 5,250 के। क्लियर है? अब मुझे बताओ, हमने कोई छोड़ दी है एडजस्टमेंट या कोई कुछ और छोड़ा हो तो बताओ, अदरवाइज़ फिर हम इसको अब टोटल करना शुरू करते हैं। कुछ तो नहीं छोड़ा ना हमने? सब कुछ लिखा है ना? कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे हिसाब से। फिर भी हमें एक देखना होता है कि क्या कोई लायबिलिटी तो ऐसी नहीं है जो हमने पे ना करी हो। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को वैसे तो कोई लायबिलिटी नहीं है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये भी हमने कर दी है दोनों की पेमेंट, और बाकी सब कुछ मेरे ख़्याल हमने कर दिया है। तो अब जो है हम इसका टोटल करते हैं। तो जल्दी से पहले यहाँ का टोटल करते हैं। तो ये कितना आएगा? 5 और 5 10 और 6 16 और 8 24, 16 और 8 24, 2 और 7 9 और 6 15 और 8 23, 2,34,000। अब ये करते हैं 500 और 7 और 6 और 3 9। ठीक है जी, अब करते हैं यहाँ का टोटल। तो ये है 0 0 0, 6 और 5 11, 1 1 1,11,000 आ गया ये, ठीक है? 1,11,000 आ गया। हाँ जी, 1,11,000 ठीक है। 75 और 30 1 5 ठीक है जी। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे एंट्री। ये आ गया 5, ये आ गया 2, ये आ गया 1, उसके बाद 4 3 7 और 5 12, और 1 और 5 6 और 7 13 और 7 20 और 2 22, 22 और फिर 2 और 1 3, 3 लाख, 3 लाख नहीं आएगा ये, कितना आएगा? 2 डेढ़ डेढ़ और 1 20, ठीक है, 3,22,000 था। एक बार और कर लेता हूँ, 125 और 4 3 7 और 5 12, 1 और 5 6 और 7 13 और 9 1 13 और 9 22, और ठीक है। तो अब हम करते हैं टोटल। ये वाली साइड बड़ी दिख रही है मुझे क्योंकि सीधा ही 3,22,000 है, फिर 1 लाख है, तो इस वाली साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो अब मैं इसका टोटल करता हूँ तो ये आएगा 5 5, उसके बाद 2 और फिर 1, और उसके बाद 1 और 5 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8, उसके बाद 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, और उसके बाद 1 1 और 3 4, 4,88,125, 4,88,125। तो अब ये ज़ीरो में यहाँ 5 और 5 और 7 12, और 1 और 5 6 और 2 8, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 1 और 4 5 और 7 12 और 5 17 और 1 18, 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 5 18, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 1,51,375। ये हमारा आ रहा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रीटाज कैपिटल अकाउंट और शोभाज कैपिटल अकाउंट।
और ये कितना आएगा, अब इसका कर लेते हैं 1,51,375 का आधा आधा करना है, इक्वल बांटना है। तो मैं इसको बांटता हूँ ज़रा, 2 7 ज़ा 14, एक बचा 2 5 ज़ा 10, फिर एक बचा 2 6 ज़ा 12, एक बचा 2 8 ज़ा 16, एक बचा 2 7 ज़ा 14, और ये आएगा 7 5 6 8 8। पॉइंट्स में आ रहा है तो एक का मैंने 1 रुपया बढ़ा दिया और एक का 1 रुपया कम कर दिया, तो वो टोटल ये आना चाहिए। ठीक है, 75,688 और 75,687 ये इनके अमाउंट आ रहे हैं। और अब हम क्या करते हैं, बड़ा ही आसान है। अब हमने कैपिटल अकाउंट में जहाँ जहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज़ करा है उसको लिखते हैं। तो यहाँ कहीं कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं करा, और यहाँ पे हमने कैपिटल एक यहाँ यूज़ करा है, तो ये यहाँ पर है तो इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो इसने गुडविल ली थी रीटा ने, कितने रुपए की, 30,000 रुपीज़ की। और इसके अलावा कैपिटल यहाँ आई है जब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो प्रॉफिट वाला यहाँ लिख लेते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। कितना लिया, 75,687 और 75,688। ठीक है जी, तो ये इन दोनों का प्रॉफिट भी बढ़ गया, और कहीं पे कैपिटल अकाउंट वर्ड नहीं आया। तो अब हम जो है इसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ टोटल आएगा 688, 2 और 5 7, 3 और 1 7 और 1 10, 1,17,688। और इसका टोटल कर लेते हैं 687, 5 और 2 7 और 9 और 1 10 और 7 17। ये आ गया 1,77,687 और 1,17,688। तो अब हम करेंगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस सीडी नहीं लिखना, टू बैंक अकाउंट। तो ये आ जाएगा 1,47,687 और ये आ जाएगा 1,07,688। 1,47,687 और 1,07,688। ठीक है जी। हाँ, और उसके बाद ये आ गया अपना बैंक अकाउंट। तो अब आप क्या करोगे, अब बैंक अकाउंट वाली चीज़ें देखोगे। बैंक वाली सबसे पहले यहाँ आ रही है कितने की, 97,500। तो आप यहाँ लिख दोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट सन्ड्री लायबिलिटीज़। सन्ड्री लायबिलिटीज़ कितनी है, 97,500। ठीक है जी। फिर एक बैंक और आया है, तो यहीं लिख दोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5250, 5250। समझ गए ना, जहाँ जहाँ पे बैंक, पहले तो देखना जब कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, जहाँ जहाँ पे कैपिटल वर्ड आया है वो कैपिटल अकाउंट में लिख दो। फिर अगला देखना जहाँ जहाँ पे बैंक अकाउंट आया है तो वहाँ बैंक अकाउंट में लिख दो। तो बैंक अकाउंट ये दो हो गए। अब बैंक अकाउंट यहाँ आया है और इसका टोटल है 3,22,125। तो ये आएगा इस तरफ, मतलब कि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो इस तरफ आएगा। क्या लिख दूँ, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स, और अमाउंट है 3,22,125, 3,22,125। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ कहीं बैंक नहीं आया, फिर बैंक आया यहाँ, ये रहा, डेबिट में है तो इस तरफ क्रेडिट में आ जाएगा बाय रीटाज कैपिटल अकाउंट, बाय शोभाज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आएगा 1,47,687 और 1,07,688। हो सकता है कि आपके पास जो आंसर हो उसमें यहाँ 688 आ रहा हो और यहाँ 687 आ रहा हो। ठीक है, यहाँ 688 आ रहा हो और यहाँ 687 आ रहा हो। तो वो कोई भी मतलब हो सकता है कि भाई आपने, मैंने यहाँ 8 ले लिया और
आपने यहाँ 8 ले लिया, मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ 8 यहाँ 7 ले लिया और मैंने यहाँ 7 यहाँ 8 ले लिया। टोटल जो है इसका मतलब इतना आना चाहिए। तो आपको ₹1 तो करने पड़ेगा, वरना तो 50-50 पैसे करके थोड़ी लिखोगे। तो अब हमने बैंक अकाउंट भी लिख दिए सारे, तो अब बैंक अकाउंट भी हमारा पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं क्या हमारी दोनों साइड इक्वल आ रही हैं? अगर हाँ, तो हमने क्वेश्चन कर दिया बिल्कुल ठीक। 3,58,125 यहाँ का आ रहा है। 1 और 6, 22, 2, 5, 7 2 और 5, 7 और 2 9, 12 और 9 21, 2 और 7 9 और 5 14, 14 और 14 28, 2 और 9 11, 11 और 4 15 और 1 3,58,125 हमारा दोनों साइड का टोटल आ रहा है। इसका मतलब हमने करा है क्वेश्चन बिल्कुल ठीक। तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है।